Hello everyone, my name is Shubham Dubey and I welcome you all on Creative Edge YouTube channel. And today we are going to discuss important topics for your NATA examination, that is percentage. पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने वहां पर जो टॉपिक डिस्कस किया था वो नाटा के प्रीवियस पेपर से वहां पर क्वेश्चन हमने लिए थे एंड वी हैड डिस्कस सम ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम दैट पेपर। और आज हम उसी तर्ज पर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेशन जहां पर हम परसेंटेज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग अपने फ्रेंड्स को ले आओ, अगर कोई नाटक की तैयारी कर रहे हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड इफ यू आर लाइकिंग अवर एफर्ट डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। सो हेलो नाइटर, कैन यू सी माय चैट? यस आई कैन सी योर चैट बेटा। आई हैव अ इम्पॉर्टेंट डाउट सर। पूछो क्या पूछ रहे हैं। इफ दिस इज रिलेटेड टू नाटा और एनी एग्जामिनेशन आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। इफ आई विल ट्राई टू गिव your sol- I will try to give the solution best of my in which is in best of my knowledge. So यहाँ पर बच्चों हम लोग यहाँ पर परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, और आप लोगों को जो सीखने को मिलेगा वो आपके नाटा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इफ यू हैव नॉट डाउनलोडेड अवर फ्री स्टडी मटेरियल तो लिंक पर जाके आप हमारे फ्री स्टडी मटेरियल को भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। So I am constantly seeing your chat. If you have any doubt, you can ask me, which is related to design and architecture entrance exam. I will be happy to help you out. ठीक है? चलिए, तो we are going to start our session today, everyone. So I can see people are live on this channel. So चलिए, let us move to the very first question. So this is the very first question. I hope सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पर हमसे बच्चों पूछा गया है 70% ऑफ 320 प्लस 45% ऑफ 240 क्या होने वाला है। तो आप सभी लोगों को इसे सॉल्व करना है और चैट बॉक्स में बताना है व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो वी हैव बीन आस्क्ड 70% ऑफ 320। तो 70% को आप क्या लिखते हो? देखो बच्चों, परसेंटेज का यहाँ पर मतलब क्या होता है? व्हेन यू राइट 1%, तो 1% का मतलब होता है 1/100। मैं थोड़ी सी बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि इफ इट इज रिटन 1% तो इसका मतलब 1/100% होता है। इफ आई राइट डाउन 70%, तो 70% का क्या मतलब होता है बच्चों? 70% का मतलब होता है 70/100, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 7/10। ठीक है। ऐसे अगर आप 45% की बात करें तो 45% कैन बी रिटन एज 45/100। 45% को आप लिख सकते हो 45/100। आप कैंसिल करना चाहो तो 5 9 टाइम 5 20 टाइम, सो 9/20 भी लिख सकते हो। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कैन सी हियर। तो 70% को मैंने लिखा 7/10। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन 320 एंड वी हैव टू देन एड इट विद 45% विच इज 9/20 ऑफ 240। नाउ जब आप इसको कैंसल आउट करते हो तो 32 इंटू 7, अभी मल्टीप्लाई कर लेते कितना हो जाता है? 7 2 14, 4 कैरी 1 21, 7 3 21 प्लस 1 22, 224 एंड देन यू हैव टू ऐड इट विद 0 एंड 0 कैंसल आउट, 2 से 12 कैंसल आउट, 12 9s are 108। आई होप सभी लोगों को टेबल याद होंगे। So this is what we are going to get. So 224 plus 108 we are going to get। यहाँ पर ये 324 हो जाएगा और 332 हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सही बच्चों को समझ में आया होगा कि क्या यहाँ पर किया है हमने। ठीक है। डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट। चलिए, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3? यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि जब वो इनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उन्हें क्या लगता है 1/2 को डिनोमिनेटर में लूँ या न्यूमरेटर में लूँ, 1/3 को न्यूमरेटर में लूँ या डिनोमिनेटर को लूँ। इस तरीके से उन्हें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। सो डोंट वरी, बने रहिए मेरे साथ। आई विल बी टेलिंग यू कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं और आप आज के बाद से आपका ये डाउट हमेशा दूर हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं तो फटाफट मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, और अगर है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। व्हाट हैज बीन आस्क्ड 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? तो अब देखो, जैसा लिखा है उसको वैसे ही पढ़ो। 1/2, सो 1/2 इज का मतलब क्या होता है? इज मीन्स इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज। नाउ व्हाट इज समथिंग अननोन क्वांटिटी, तो जो भी अननोन होता है आप उसको क्या बोलते हो? व्हेन समथिंग इज अननोन यू कॉल इट एक्स। ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट का मतलब एक्स है। सो 1/2 इज एक्स परसेंटेज। एक्स परसेंटेज, परसेंटेज का मैंने क्या मतलब बताया अभी? डिवाइडेड बाय 100। तो व्हाट परसेंटेज मीन्स एक्स बाय 100 ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन,
ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड 1/3। तो देखिए आपने इंग्लिश को मैथ्स में ट्रांसलेट करके एक अच्छी सी इक्वेशन बना ली है। अब मैं समझता हूँ ये सभी को सॉल्व करते आता होगा, यहाँ से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। आई रिपीटेड व्हाट आई हैव डन, 1/2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3, तो 1/2 is means is equal to what is an unknown quantity, hence I'm calling it x. What percentage, that means x percentage, so x by 100, of means multiplication 1/3। ठीक है, सो अब यहां से मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? 100 विल गो टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 100/2 हो जाएगा बच्चों। इनफैक्ट 3 इज ऑल्सो गोइंग टू गो टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं यहाँ पर 3 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू। यहाँ से 2 से आपके पास जो है 100 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से इट इज गोइंग टू बी 50, 50 इंटू 3 इज गोइंग टू बी 150, यानी कि 150% होगा, क्योंकि हमसे परसेंटेज में बात की गई है, हैंस इट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ x। तो ऑप्शन में अगर आपको 150 दिखाई देता है तो यू आर गोइंग टू मार्क 150 एज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, ऑप्शन में यहाँ पर 16% भी ऑप्शन दे दिया जाता है, 66% ऑप्शन दे दिया जाता है, वहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आई होप सभी लोगों को मेरा आइडिया क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर आपने हमारा फ्री मटेरियल डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन दैट लिंक। आपको डायरेक्टली जो डिजाइन और आर्किटेक्चर एग्जाम, अभी तो आपके सारे डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम हो चुकी है, आर्किटेक्चर में अब आपके सामने कल जेई का पेपर है, और आने वाले टाइम में नाटा का पेपर होने वाला होगा कुछ 10 से 12 दिन बाद। तो नाटा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम ओवर दिस लिंक। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे होंगे नाटा के, करंट अफेयर जो आपके जेई में भी आते हैं, आपके नाटा में भी आते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो यू कैन गो टू द दैट लिंक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। आई होप पहले दो क्वेश्चन में यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ परसेंटेज। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, सरोज इन्वेस्ट 72,318 which is 17% of her annual income. Now you need to understand सरोज is investing this much amount and this much amount is, मैंने अभी इसका क्या मतलब बताया था, इसका मतलब होता है is equal to, so this amount is equal to 17% of her annual income। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि 17% of her annual income। ठीक है, आप 17% of annual income, आप इसको ऐसे लिखिए फिलहाल के लिए, income it is equal to 72318। ठीक है, ये अगर आप इस क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन की, तो आप इसे स्टार्टिंग में इस तरह से लिखते हैं, वरना अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्टली इसे ऐसे लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मच बिग क्लॉज या इतना बड़ा ये स्टेटमेंट लिखने की बजाय मैं सिर्फ इतना लिखना पसंद करूंगा, 17% कैन बी इक्वेटेड टू 72318। और आपको पता है कि 17% किस चीज का, ये एनुअल इनकम का 17% है, तो आपको उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Hence you can simply write 17% is equal to 72318। ठीक है, so she has invested this much amount which is 17% of her annual income in mutual funds। now what is her monthly income? monthly income क्या है? now monthly income आपको निकालना है। now this is the annual income। तो obvious सी बात है, जब आप 17% से आप 100% निकालेंगे, 17% से 100% कैसे निकालेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा, बट मेरी बात को सुनिए। when you are going to find out 100%, so that is going to be the annual income, 100% of the annual income, that is total annual income। ठीक है, तो हम सबसे पहले एनुअल इनकम निकालेंगे, फिर हम उसकी मंथली इनकम की बात करेंगे। ठीक है, सो 17% कैन बी रिटर्न एज 72318। 1% की जो वैल्यू हो जाएगी, 1% की वैल्यू मतलब 17 इज गोइंग टू गो इन द डिनोमिनेटर इन द राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 72318 अपॉन 17, कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 17 4s are 68, देन 4 3, 17 2s are 34, 9 1, 17 5s are 85, 6 8, 17 4s are 68 once again, so 1% is 4254। ठीक है, तो 1% आपका 4254 है। अब यहां से आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द 100%। व्हाई आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द 100%? 100% रिप्रेजेंट द टोटल ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर उसकी जो टोटल एनुअल इनकम होगी
दैट इज गोइंग टू बी द 100%। ठीक है, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू इज 4254, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट 100%। तो ऑब्वियसली बात है 100% निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई, इट इज गोइंग टू बी 4254 इनटू 100, तो ये हो जाएगा 425400। दिस इज द एनुअल इनकम ऑफ दिस पर्सन सरोज। ठीक है, आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर मैंने क्या समझा है। सो दिस इज द 100% ऑफ हर एनुअल इनकम। Now we have to find out the monthly income. We don't have to find out the annual income. We are interested in finding out the annual income. Monthly income. Monthly income कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर है। ऑब्वियसली बात है, आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा आपकी एनुअल इनकम को। तो इसलिए आपकी जो मंथली इनकम हो जाएगी बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी द मंथली इनकम इज गोइंग टू बी, मंथली इनकम आपकी कितनी हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 425400 डिवाइडेड बाय 12। नाउ इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो 12 का मैं डायरेक्ट टेबल पढ़ूंगा एंड आई होप दैट यू आल्सो नो द टेबल ऑफ 12। अदरवाइज आप इसे 4 और 3 से कैंसिल आउट करोगे, या 6 2 से, या 2 2 2 से आप कैंसिल आउट करोगे। बट आई वुड रिकमेंड, इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, तो आपको 12 तक 12 का टेबल पता होना चाहिए। इनफैक्ट टेबल आपको अप टू 20 यू शुड नो। ठीक है, सो 12 से मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, तो 12 3s are 36, 6 5, तो 12 5s are 65 4, तो ये हो जाएगा 12 3s are 36, 12 4s are 48, 60, so 12 5s are 60 and one more zero. So this is going to be the monthly income of Saroj, that is 35,450. I hope सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हल्का सा कैलकुलेशन था क्योंकि आपको 17 का टेबल पढ़ना पड़ा पहले, फिर 12 का टेबल पढ़ना पड़ा। अदरवाइज अगर आप देखो, इफ यू लुक एट दिस कंसेप्चुअली स्टेप वाइज, तो ये सब 2 या 3 स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, सो आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल, पर बच्चों को इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। दैट्स व्हाई डिलिबरेटली आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? An inspector rejects 0.08% of the meters as defective। ठीक है, अभी इस लाइन का मतलब कुछ बच्चों को समझ आया होगा, कुछ को अभी भी नहीं समझ में आया होगा। सो डोंट वरी, आई एम हियर, आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एंड हाउ मेनी विल ही एग्जामिन टू रिजेक्ट टू, तो दो को रिजेक्ट करने के लिए वो कितना एग्जामिन करेगा। अब ये मैंने आपको अभी सिर्फ ट्रांसलेशन किया है। आई हैव नॉट येट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन फुली। टू सम पीपल दिस मे बी अंडरस्टैंडेबल एंड दे वुड हैव बिगिन सॉल्विंग इट, बट जो उनको नहीं समझ में आया हो, ध्यान से देखिए इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मैं आपको इसका मीनिंग बता रहा हूं। आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू टेल यू द सिंपली ट्रांसलेशन। लेट मी टेल यू व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस। So an inspector rejects 0.08% of the meters as defective. What does this mean? Let me represent this numerically to be more specific. This is in percentage as of now। मैं इसको आपको पहले फ्रैक्शन में लिख के बताता हूँ और फिर इसको इसका इसका सिग्निफिकेंस समझाऊंगा। बच्चों, when I write down 0.08 percentage, it simply means that 0.08 divided by 100, divided by 100। So when I remove the decimal, मुझे दो जीरो को और लगाना पड़ेगा। I will have to append two more zeros। ठीक है, that is it has been written as 8 upon 10,000। This is what this number means। Now let me tell you what is the meaning of this. An inspector rejects 0.08% meter of the meters as defective। Now what is the meaning of this 8 by 10,000, that is 0.08%? It means that if I am inspecting means if I'm checking, if I'm supervising, if I'm checking 10,000 bulbs on meters, हमें यहाँ पर meters दिया हुआ है। So let us say if I'm checking 10,000 meters, मीटर ये यूनिट वाला मीटर नहीं है जो आप लेंथ को मापने के लिए यूज करते हो। दिस इज नॉट दैट मीटर 10,000 मीटर। मीटर मीन्स जो आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर होते हैं, वो यहाँ पर उसका मीनिंग है। You have been asked, if you have 10,000 meters, let us say, let us not get confused with this word meter. Let us do, let us take some other word. Let us say bulb. So if I have 10,000 bulb, I repeat, if I have 10,000 bulb, I am going to reject 8 out of those 10,000। Have you got my, have you got my meaning? क्या बोला गया है?
if I'm inspecting 10,000 bulbs, I am going to discard 8 out of those 10,000 bulbs. That means 0.08% of this I'm discarding because they are defective. ये इस लाइन का मीनिंग है। आगे क्या पूछ रहा है आपसे वो, हाउ मेनी विल ही एग्जामिन टू रिजेक्ट टू। तो अगर मैंने 10,000 में से 8 को रिजेक्ट किया है, आई रिपीट इट, इफ आई हैव रिजेक्टेड 8 out of 10,000, so how many do I need to check to discard only two? मतलब अभी तो मैं 8 को डिस्कार्ड कर रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग 8 एज टू बी माई 8 to be defective pieces out of 10,000. What I want to find out कि अगर दो pieces अगर defective निकले, if two pieces are defective, that means कितने मैंने check कर लिए हैं, how many I have checked. ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आया होगा। तो अब देखो, आपके पास ये लिखा हुआ है 8/10,000। मैं यहाँ पर बस एक स्टेप करूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। एक स्टेप का मतलब क्या है, यहाँ पर आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 4। आप बोलोगे आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, हाँ 2 से भी कर सकता हूँ, बट मुझे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली 4 से इसलिए कर रहा हूँ, 4 2s आर, और 4 से ये हो जाएगा 2500 टाइम। ठीक है, सबको समझ में आया? आई कैन राइट दिस एज 2/2500। क्या इसे और कैंसिल करना चाहिए? कर सकते हैं, बट आई वुड से मत करिए। आई रिपीट, आई वुड से मत करिए। यही आपका आंसर है। सर क्या 2/2 2500, क्या ये ऑप्शन में ये डालना है क्या, या ये टिक करना है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। I said that if I am discarding 8 out of 10,000, that it, I can also say that I am discarding 2 out of 2,500. यही तो वो पूछा है कि if I am discarding 2 bulb, that means how many I would have checked. So I have checked 2,500 bulbs, and then I am able to discard 2 out of those 2,500. तो आपसे वो यही पूछ रहा है, how many will he examine? So I will examine 2,500 bulbs. I will examine 2,500 bulbs so that I can discard 2 out of them. आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो यस नूब स्क्वाड, आपने यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया। पहले आपने 25 लिखा था, पर वो भी वहां पर 2 जीरो की गलती हो गई थी, बट आपने आइडिया सही यूज किया था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो टू एवरी वन ऑफ यू, आई बिलीव दैट कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसकी लैंग्वेज भी क्लियर हुई होगी, और ये एक स्टेप का ही देखो क्वेश्चन था। चलो अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Now you have been asked the difference between 31% of a number and 13% of the same number is 576. इसको आप देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपने किया था ना, जो 17% वाला था, ये काफी वैसे ही। क्या पूछा गया है? द डिफरेंस बिटवीन 31% ऑफ अ नंबर एंड 13% ऑफ द सेम नंबर, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं 31% ऑफ सम नंबर। आपको जरूर, आप चाहो तो 31% ऑफ एक्स लिख सकते हो, बट अगर नहीं भी लिखो तो चल जाएगा काम आपका। सो 31% ऑफ वन नंबर एंड 13% ऑफ द सेम नंबर, क्योंकि दोनों नंबर का ही सेम है, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है 31% ऑफ x माइनस 13% ऑफ y। नो, यू हैव द सेम नंबर। तो पहला वाला नंबर भी आपका x ही है, दूसरा वाला भी x है। आपने पहले x का 31% लिया, देन यू टुक दैट 13% ऑफ द सेम नंबर, दैट इज x, और उसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 576 है। वो कितना है बच्चों? 576 है। तो आपको क्या फिगर आउट करना है? व्हाट इज द 17% ऑफ दैट नंबर। तो यानी कि यहाँ पर आप जब इसको डिफरेंस लोगे तो ये कितना आ रहा है? डिफरेंस लेने पर ये 18% आ रहा है। 18% of that number is equal to 576, but you don't have to find out the 18%, आपको तो 17% निकालना है। तो 18% आ गया, 17% कैसे निकाले सर? बड़ी सिंपल सी स्टेप है, अपने जूनियर क्लासेस में किया होगा। दैट इज आई वुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट और 1% हियर। जैसे आपने ऐसे बचपन में क्वेश्चन किया होगा ना, पहले एक का कॉस्ट प्राइस निकालते थे या एक का सेलिंग प्राइस निकालते थे, एंड देन यू यूज टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऑफ एन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर 1% आपका कितना है? 576 है। तो सॉरी, 1% आपका जो हो जाएगा 576/18 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका हो जाता है 18 1s आर 18 3s आर 54, 18 2s आर 36। तो 1% की वैल्यू इज 32। आपको यहाँ पर 17% निकालना है, तो 17% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 17% इज गोइंग टू बी इक्वल टू 32 into 17, that is equal to 17 twos are 34 का 4 हासिल है 3, 17 3s are 51 plus 3
is going to be 54. ठीक है, so this I hope मैंने कैलकुलेशन सही किया होगा. Let me cross check this once again. 17 2s are 34, 4 carry 3, 17 3s are 51, 51, 52, 53, 54. हाँ 544 आई बिलीव यहाँ पर ये सही आया है. ठीक है, तो नूब स्क्वाड ने फिर से एक बार सही जवाब दिया. 544 इज करेक्ट. डीके ग्राफिक्स इज आस्किंग सर स्केचिंग और ड्राइंग इज नेसेसरी टू क्वालिफाई यूसीड एनआईडी निफ्ट. सो आई वुड से डीके ग्राफिक्स आपके लिए अलग अलग एग्जाम है ये तीनों, यूसीड एनआईडी और निफ्ट. ठीक है, अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैं बातें कर रहा हूँ नाटा वालों के लिए अभी मैं कर रहा हूँ. ठीक है, तो अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप हमारे पुराने वीडियोस में जाकर देखते हैं, हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है. बट अगर जैसे मैं बात करूँ तो सभी में ड्राइंग इंपॉर्टेंट होती है, स्केचिंग इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो अगर आप उनको क्वालिफाई करना चाहते हो तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा. अगर मैं स्पेसिफिकली जैसे यूसीड की बात करूँ तो यूसीड में आपका 240 मार्क्स का यू हैव एप्टीट्यूड. You need to qualify you need to qualify aptitude first, only then your drawing will be checked. ठीक है, और फिर आपके टोटल मार्क्स बनेंगे एप्टीट्यूड प्लस ड्राइंग. बट सपोज इफ आई नॉट एबल टू क्वालिफाई, इफ आई नॉट एबल टू क्वालिफाइड इन एप्टीट्यूड, no matter how much good drawing you have made in UCEED, it is not going to be checked. ठीक है, चलिए. So Vaishnav saying why it is underrated. ठीक है, चलिए. सो आई होप दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर टू यू. चलिए, नाउ लेट मी टेक बैक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसकी लैंग्वेज को पढ़िए क्या बोला गया है. 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर. ये लाइन समझ में आई क्या आप लोगों को? काफी घुमाने की कोशिश की है. ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया या इसके पहले जो 70 सबसे पहला क्वेश्चन किया था, काफी हद तक वैसे ही, सिर्फ घुमाने के लिए उसने ये लिखा हुआ है. एंड दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, कि आपको इसकी लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, देखो क्या लिखा है. आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन. तो सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. 65% ऑफ अ नंबर. नाउ दिस एंटिटी इज इन परसेंटेज. 65% of one number. 65% को आप कैसे लिखते हो? 65 by 100. So the question is saying that 65 by आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हो. 65 by 100 of a number. You consider that number to be x. ठीक है, आप x कंसिडर करो, कुछ भी कंसिडर करो, बट कोई एक तो भी नंबर है. You have taken out 65% of that number. Now that number is का मतलब आपको मैंने क्या समझाया था? It means is equal to 65% of that number is equal to 21 less than 4/5 of that number. That means you have taken the same number once again and you have figured out its 4/5. That means आपने उसका 4/5 निकाला, उसी नंबर का 4/5 निकाला. ठीक है, आप चाहो तो x लिख सकते हो. आपने उसी नंबर का 4/5 निकाला एंड दिस 4/5 इज 21 लेस, यानी कि आपको 21 सब्ट्रैक्ट करना है. सभी को समझ में आया लेस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? ठीक है, so what is the number? I believe इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे. This is one way of writing this down. This is one way of writing this down. Can I write it in other way? देखो, you can see that as of now I have considered everything in fraction. Another way is that I consider everything in percentage. मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? 65%, तो ये इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए. 65% of a number, 65% of x. ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा ही बोल सकते हो. You can also write it as 65% is equal to 65% of a number is equal to 21 less than. किससे 21 less है? You need to think of 21 less than 4/5 of that number. Now what do you mean by 4/5 of a number? 4/5 का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने आपको अभी क्या बताया था कि 4/5 अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ, लेटर से 20% दिया हुआ है, तो 20% का यहाँ पर क्या मतलब होता है? ठीक है, मैं आपको साइड में करके बताता हूँ, शायद आप हो सकता है ऊपर देख ना पा रहे हो. मैंने ऐसे 4/5 का मतलब समझाने के लिए पहले आपको समझा था कि ठीक है 4/5% नहीं है बच्चों, से 4/5 लिखा हुआ है. ठीक है, ये गलती नहीं करना, आपको 4/5 दिया हुआ. 4/5 का मैं मतलब बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को मतलब पता है. लेटर से अगर मुझे 20% दिया हुआ है, 20% दिया होता है, 20% का मतलब क्या होता है? 20/100. 20% मीन्स 20/100. दैट मीन्स 20 से कैंसिल किया 1/5. अब अगर मुझे अभी मैं 20% से 1/5 पर आया, अगर मुझे 1/5 से फिर 20% पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, इफ आई वांट टू गो फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज, आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100. तो यही लॉजिक आप 4/5 के लिए लगाइए. व्हेनेवर गिवन 4/5, so you multiply it by 100.
सो 5 से 100 कैंसल 20 टाइम्स 24 आर 80, तो ये आपका 80% यहाँ पर हो जाता है। तो यू कैन राइट डाउन दिस, यू कैन read this question once again. 65% of a number is 21, less than 80% of that number, 4/5 means 80% of that number। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 60%, 65% of a number is 80% minus 21। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़ लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, या ऐसे पढ़ लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। आप बोलोगे सर यहाँ तो x है ही नहीं, तो x नहीं है तो आप चाहो तो x लिख लो, या नहीं भी लिखो तो काम हो जाएगा। सर कैसे काम हो जाएगा? आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि यू आर सिंपली गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 100%, राइट? तो यहाँ पर आप ऑल द परसेंटेज वाली टर्म्स ऑन वन साइड, सो इट इज गोइंग टू बी 65%, 65% minus 80%, 65% minus 80%, it is going to be minus 21, that is minus 15%, it is going to be minus 21। माइनस एंड माइनस कैंसल आउट, 1% की यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आपकी 21/100, 21/15 होगी। 3 5s आर, ठीक है, 3 5s आर एंड 3 7s आर। तो 1% की जो वैल्यू है वो आपकी 7/5 होगी, ठीक है, 1% इज 7/5। तो यहाँ पर जो 100% है, 100% मीन्स यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 7/5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20 टाइम, ये हो जाएगा 140, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। Shri Krishna is asking, sir, is it useful for JEE BR? Shri Krishna, generally JEE BR में you're asked a non-verbal reasoning type question in the previous attempt. In the previous attempt, that is in the first attempt, some questions from verbal reasoning were also asked. If I talk, this is quantitative aptitude, and now this is specifically important for NATA. JEE में chances are very less that this type of question is asked, but I would still recommend if you wish, you can stay with us, you can watch this video. It is going to be definitely going to be helpful for NATA examination, because for JEE you must you must qualify NATA as well, right? So this is what I would recommend you, ठीक है। चलिए, so 100% is 140, that means the number that the question was asking is 140। I hope सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, now this question is asked, difference of two numbers is 1660, if 75% of one number is 12.5% of the other number, we have to find out the two numbers। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि नंबर्स पे कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कर रहे होंगे। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660, दैट मींस यू कैन सिंपली राइट डाउन a minus b is equal to 1660। This is one of the equations that I have made using the very first statement। अब आगे यहाँ पर क्या बोला गया है, if 7.5% of one number, so let us say 7.5% of a, so I would write down 7.5 percentage of means multiply 75 7.5% of a, I let me erase this, yes, 77.5% of a, it is equal to 12.5 percentage of b। This is what has been mentioned in the question. It says if 7.5% of one number is 12.5% of the other, we have to find out the two numbers. We have to find out the two numbers. So let us do one thing. Percentage cancel out. Don't. I hope सभी को ये समझ में आएगा, आपको आश्चर्य होने की जरूरत नहीं कि ऐसा कैसे कर दिया। Percentage is nothing but divided by 100. So we have divided by 100 on both the sides. I simply cancelled them. और क्या कैंसिल कर सकते हैं? यहाँ पर देखो बच्चों, डेसिमल के बाद you have 1 0, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद यू हैव 1 0, तो आप डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे 75 टाइम्स ऑफ a, इट इज इक्वल टू 125 टाइम्स ऑफ b। क्या फर्दर कैंसलेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 5 से कैंसिल किया 15 टाइम, 5 से कैंसिल किया 25 टाइम, इनफैक्ट 15 25, हाँ 5 से फर्दर यू कैन कैंसिल, 5 से इट कैन बी 3 टाइम, 5 से it can be 5 time, ठीक है। सो आई वुड हैव कैंसल्ड इट बाय 25 एज वेल, बट मैंने दो बार 5 से कैंसिल कर दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम श्री कृष्णा। सो 3a इज इक्वल टू 5b, दिस इज व्हाट यू हैव बीन मेंशन। अब यहाँ पर आप a की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपकी दोनों वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो लेट मी डू द फाइनल स्टेप, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसको ऐसे कर सकते हो
कि आप बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये 3a/b बन जाएगा, राइट हैंड साइड में 5 रखा हुआ है, और इस 3 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ तो ये आपका 3 बन जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा। सो आर यू गेटिंग a/b is 3/5? आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज 5k/3k। k इज सम कांस्टेंट, कि वो हजार वाला कांस्टेंट नहीं है, k डजंट मीन 1000, k इज सम कांस्टेंट हियर। सो 5k/3k, तो मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू, a की जगह आई कैन राइट डाउन 5k, b की जगह आई कैन राइट डाउन 3k। it is equal to 1660, 2k is equal to 1660, k is 830। तो k की वैल्यू 830 आ गई। आपको क्या निकालना है? फाइंड द टू नंबर्स। तो k की वैल्यू 830, सो 5k आपका यहाँ से आ जाएगा 830 into 5, and 2k, 2k नहीं, 3k is going to be 830 into 3। यहाँ पर 830 into 5 निकालना है पहले वाले में, और दूसरे में 830 into 3 निकालना है। So this is how we have solved our question। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके नाटा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस सेशन को मिस मत करिएगा, ध्यान से सभी क्वेश्चनों को करिएगा, और हो सकता है आपको इन्हीं में से कोई ना कोई इसके जैसा कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो डोंट फॉरगेट टू मिस दिस वीडियो। ठीक है, और भी अगर आपको कोई फ्रेंड है जो इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो यू कैन शेयर विद दैट पर्सन एज वेल, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। चलो, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाएगा अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए। सो इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। व्हाई आई एम कॉलिंग दिस क्वेश्चन टू बी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी अप्रोच में यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। क्या बोला गया है? The monthly income of a person was 13,500 and his monthly expenditure was 9,000. So you have been given a clear-cut value of your monthly income and that of expenditure. Next year, his income increases by 14%. I hope यहाँ तक की लाइन सभी को समझ में आई होगी क्या क्वेश्चन में गिवन है। I don't need to explain that. And if you have any doubt, do let me know in the chat box. And his expenditure by 7%. So in the next year, income increases by 14% and expenditure increases by 7%. We have to find out the percentage increase in his saving. Saving कितने परसेंट बढ़ी है वो आपको निकालना है। Listen this statement carefully. You have to find out the increment in the saving percentage. You don't have to exactly find out how much he is saving now. You simply have to find out what is the percentage increase in his saving, that is in the next year. अब देखो, मैं मेथड वन आपको बताता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, या कोई भी नॉर्मल पर्सन इस क्वेश्चन को कैसे करता है, और एक जो टॉपर है वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 13,500। पहले आपको मेथड वन बता रहा हूँ जिससे सब करते हैं। सो आप सभी को एक रिलेशन पता होता है कि योर इनकम इज कंपोज्ड ऑफ योर एक्सपेंडिचर एंड योर सेविंग। ऑब्वियसली इनकम इन्हीं दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। You have your expenditure and then you have your saving. This is your income, and this is what you have been mentioned. 13,500 is your income, out of which 9,000 has been spent. Out of which 9,000 has been spent. Now, how many are remaining? You all know that we need to subtract these two values. तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4,500. यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4,500. That means as of now, that person is saving 4,500. Now the next step I am going to tell you what you would have done. I'm not going to do it क्योंकि मुझे आपको कुछ और सिखाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको क्या बताऊंगा कि इसको कम टाइम में कैसे करोगे। सभी को समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में जल्दी मुझे लिख के बताओ। हेलो हेलो भाग्यश्री। ठीक है, तो यू हैव इनकम, देन यू हैव एक्सपेंडिचर एंड यू हैव फिगर्ड आउट कि सेविंग यार इतनी हुई है। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है? अब यहाँ से जनरली बच्चे क्या करते हैं, या कोई भी जिसको मैथ बेसिक परसेंटेज पता होता है वो यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पर वो जैसा क्वेश्चन में बोला गया, क्या बोला गया क्वेश्चन में, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14%, तो वो 13,500 का 14% निकालेगा। ऑब्वियसली आप लोग भी यही करोगे। यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द 14% ऑफ दिस नंबर 13,500 एंड देन add it back to 13,500. So you are going to get the increased salary. उसकी कुछ तो भी वैल्यू आएगी आपके पास। In the same way, on the right hand side, you know expenditure increases by 7%. So you are going to find out the 7% of 9,000.
and then add it back to 9,000 once again to get the value of increased salary. ये दो वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, ठीक है. From there, when you're going to subtract these two, when you're going to subtract these two values, that is the increased expenditure and increased income. जब आप इन दोनों को subtract करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ तो saving आएगी ना. You are going to get your saving, the new saving I would say. आपके पास आपकी जो नई सेविंग है वो आ जाएगी. That may or may not be increases by 4500 from 4500. ठीक है, वो 4500 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. जहां तक मुझे पता है या जितना मुझे समझ में आ रहा है कि 4500 से ज्यादा है, क्योंकि इनकम आपकी ज्यादा बड़ी है, एक्सपेंडिचर आपने उतना नहीं बढ़ा है, तो सेविंग ऑब्वियसली बढ़ेगी. तो आप वहां पर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द सेविंग एंड देन फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग. दिस इज वन ऑफ द मेथड्स दैट एवरीवन डज. हमें क्या सीखना है यहाँ पर वो मैं आपको बताऊंगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इस क्वेश्चन को कंपैरेटिवली रेशियो लेकर भी कर सकते हो. क्या बोल रहे सर आप ये? लेट मी टेल यू. इन यू नो दैट इनकम इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. मैं यहां पर इनकम को ले रहा हूं, एक्सपेंडिचर को ले रहा हूं और सेविंग को ले रहा हूं. मैं यहाँ पर ना तीनों में, मुझे रिलेशन तो मुझे तीनों में पता है. मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, मैं पहले तीनों को लिख के बताता हूं. 13,500, 9,000 और ये अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट टू 4,500. यानी कि ये आपकी इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग है, ठीक है. मैं यहाँ पर इन तीनों का रेशियो निकाल लेता हूँ टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग. मुझे एक रिलेशन, मतलब मुझे रिलेशन पता है, बट इनके बीच में रेशियो भी निकाला जा सकता है. तो 00, 00, 00 cancels out. I have 135, 90, 45. This can further be cancel out with 45. अगर आपको 45 का टेबल नहीं पता तो you can cancel it by 5, then 5 once again, and then 3 with 3. मैं डायरेक्ट 45 से कैंसिल कर रहा हूँ. 45 3s are, 45 2s are, 45 1s are. That means income expenditure और saving का ratio is 3:2:1. For the sake of easy calculation बच्चों, for the sake of easy calculation, instead of 3:2:1 मैं यहाँ पर इसको 300 लिख लेता हूँ, इसको मैं 200 लिख लेता हूँ और इसको मैं 100 लिख लेता हूँ. सभी को समझ में आ रहा है? इसको मैंने 300 लिखा, इसको 200 लिखा, इसको 100 लिखा, फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन. क्योंकि मुझे यहाँ पर परसेंटेज लेके चल रहा हूँ तो डेलिबरेटली आई हैव मल्टीप्लाइड देम विथ 100. आई होप सभी को समझ आया होगा. आई हैव गॉट वन ऑफ द आंसर्स. तो देखते हैं कि क्या मेरा भी वैसे ही कुछ आंसर आता है. हालांकि नूब स्क्वाड आपको ना एग्जैक्टली सेविंग नहीं बताना है कितने रुपए की हुई है. यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग. तो एक बार फिर से निकालू, ठीक है. सो इनकम इज 300 आई एम अज्यूमिंग, expenditure 200 I am assuming, saving I am assuming 100. This is all on the ratio scale. You can see that मेरा ratio अभी भी intact है. Ratio is something which should not be changed. तो 300, 200 और 100. अब क्वेश्चन को फिर से करते हैं. नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 14%. तो आप 300 का 14% निकालिए. आप 300 का 14% निकालिए. 14% इज 14 बाय 100. तो आपके पास आ जाएगा 42. 14 3 42. तो आप 300 को 42 इंक्रीज कर दीजिए. तो आपकी इंक्रीज इनकम इज गोइंग टू बी 342. सिमिलरली आप एक्सपेंडिचर को 7% इंक्रीज करिए. तो 200 का 7% इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी 14. तो आपकी जो इनकम हो जाएगी, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 214. Income is 342, expenditure is 214. So shall I say the saving must be the difference between the two? It is going to be 128. आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, आपके पास 128 आएगा. ठीक है. आप ये रिलेशन अभी भी देख सकते हैं कि ये रिलेशन अभी बना हुआ है. 324, it's 342, it is equal to 214 plus 128. आप देखिए आपकी सेविंग 100 से 128 हो गई है. आपकी सेविंग 100 से 128 हो गई है. आप खुद बता सकते हो कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है. अगर कोई चीज 100 से 128 हो जाती है तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है ना 28% इंक्रीज. सर कैसे निकाला? वैसे तो सभी को पता होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ. आप क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, आप बचपन से ये करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो. ठीक है.
जब भी आपको परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना होता है या रेट ऑफ चेंज निकालना, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो ये देखो आपका 28% ही आया है। एंड आई बेट आप अगर इन वैल्यूज को लेकर भी करते ना, तो भी आपका 28% ही आता, तो भी आपका 28% ही आता। बट यहाँ पर मैंने आप लोगों ने समझा होगा कि मैंने यहाँ से क्यों नहीं किया। द रीजन वॉज वेरी सिंपल, मुझे नंबर के साथ कैलकुलेशन को कम करना था। आई डेंट वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस मच बिग नंबर, although this is still was not that difficult to calculate the left hand part, still the right hand one is more convenient to solve। ठीक है, so this is what I had to do। sir include English question as well, so no squad, I guess कि आपके सामने in the upcoming session you are also going to get a few classes of English as well, so don't worry। ठीक है, उसका टाइम हो सकता है कुछ अलग हो, 11:30 ना हो, कुछ और हो, बट वी विल ट्राई टू कम अप विद इंग्लिश क्वेश्चंस एज वेल। सो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम दिया क्योंकि मैं कुछ चीजें यहाँ पर समझाना चाहता था। आई हैव एक्सप्लेन यू टू मेथड, वन मेथड इज समथिंग यू वुड हैव नोन, सेकंड मेथड आई बिलीव कि आई शुड शेयर दिस विथ यू। ठीक है, सो आई होप सभी को क्लियर होगा। चलो अगले वाले पर आते हैं बच्चों। अब हम, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग, इन एन इलेक्शन between two candidates, 75% of the voters cast their vote, out of which 2% of the votes were declared invalid. I am going to now listen carefully in this question. I am going to explain you each again. I am going to explain you the meaning of each and every term, how the question of election is question based on election is solved. What is the significance of this word invalid or valid? ठीक है, a candidate got 9261 votes, which were 75% of the total valid votes. Find the total number of votes enrolled in that election. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव गॉट, वी हैव बीन गिवन। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए सभी लोग। ठीक है, पॉज करके वीडियो को सभी लोग पढ़ लेंगे और मैं आपको अब ये समझाऊंगा कि इलेक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कीवर्ड्स ही जो समझना जरूरी है। स्टेटमेंट में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई में दिक्कत होगी। कीवर्ड्स आर समथिंग जहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं और उनका आंसर गलत आता है। इंटरेस्टिंगली दोज नंबर्स वर आर आल्सो गिवन इन द ऑप्शंस, तो वहां पर वो गलत कर देते हैं उस क्वेश्चन को। So let me tell you one basic thing about election, that if you are ever asked to find out total votes, if you are ever asked to find out total votes in election, total votes are also sometimes referred as number of voters in the voting list। I repeat, total votes in many of the cases in your questions, in your examination, it is asked find the total number of voters in the voting list। That also means that the question examiner is asking you the total votes only। So total votes का मतलब यहाँ पर होता है total votes किन किन से मिलकर आपके total votes बनते हैं। Those who voted plus those who did not voted। आपके इन दो कैटेगरी के लोगों से मिलकर आपके टोटल वोट्स बनते हैं। लेट अस से यू हैव 100 वोटर्स इन योर वोटिंग लिस्ट और टोटल नंबर ऑफ वोट्स दैट वर पोल्ड वर 100। 70 people voted and 30 people did not voted। This is how you can understand it। ठीक है, so total votes is nothing but those who voted plus those who did not vote। Now those who did not vote, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। व्हाट डू यू मीन बाय कुछ नहीं कर सकते? जिन्होंने वोट दिया उनका क्या कर सकते हो? लिसन टू मी केयरफुली, दोज हु वोटेड एंड दोज हु डिड नॉट वोट। तो जिन जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिन लोगों ने वोट दिया है बच्चों, जिन लोगों ने वोट दिया है, देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट सम ऑफ देम can be invalid। This is not always holds, but in your question, this may be one of the cases। This is not necessarily to be true all the time, but it can happen कि आपके जिन लोगों ने वोट दिए हैं, there may be some vote which are invalid। So that is why this category, those who voted, is again categorized into two subcategories, that is valid votes, plus invalid votes,
प्लस डिड नॉट वोटेड। यानी कि इसका सेग्रीगेशन हुआ है, हाँ, इसका सेग्रीगेशन इन दो में हुआ है। दिस इज स्टिल एज इट इज। That hence your total votes are composed of valid people, invalid people, and those who did not vote. क्यों समझाया मैंने इतनी कहानी को? क्वेश्चन में इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। आपको यहां से ये समझना जरूरी है, नोट करके लिख लो जो मैं ये लाइन बोलने जा रहा हूं। नोट दिस डाउन, that your valid and invalid are calculated from those who voted. I repeat, your valid votes and invalid votes are calculated from those who voted. Those who did not vote, they are never to be classified as valid or invalid. Even if someone had an in, even if in those people who did not vote, there may be some people who were who may be invalid voters, but since they did not vote, their votes is not going to be count. Hence, valid and invalid are also always calculated from those who voted. I hope सभी को ये लाइन समझ आई होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द कैंडिडेट्स कास्ट देयर वोट्स। तो लेट अस से देयर आर 100% ऑफ द कैंडिडेट्स, ऑब्वियसली हम 100% ही हमेशा लेके चलेंगे। 100% ऑफ द वोट्स कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर 100 में से 75% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने वोट डाला है। दैट इज दिस कैटेगरी ही इज टॉकिंग अबाउट। ऑब्वियसली देन रिमेनिंग जो है 25% इन लोगों ने वोट नहीं डाला है। अब ये आपके सवाल में ये जो 25% है, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल in your question. I repeat, they are not going to play any crucial role in your question, this 25%. What is further written, 75% of the voters cast their vote, out of which means out of this 75%, 2% of the votes were invalid. तो क्या मतलब सर 75 में से 2% माइनस कर दे? बच्चे ये सोचते हैं कि क्या सर 75% में से 2% माइनस कर दे, बच्चे 73%? आई वुड से नो। आप जहां जहां गलती कर रहे हो मैं उन सब चीजों को पॉइंट करते जा रहा हूं जहां जहां बच्चे गलती करते हैं। व्हेन आई से दैट आउट ऑफ विच 2%, तो यहां पर 75 माइनस 2%, 75 माइनस 2% नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, आपको 75 का 2% निकालना है, विच इज 1.5%। आपके लिए कैलकुलेशन अभी इतना जरूरी ना हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो 75 का 2%, व्हाई आई एम सेइंग दिस, द रीजन इज इट इज रिटन 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स ओके, आउट ऑफ विच दैट मींस 2% ऑफ द 75। ठीक है, so 2%, when I write down 2%, so it simply means that it doesn't mean that 75 minus 2. No, it means that 75% into 2%, or to be more specific, 75 into 2%. सबको समझ में आया? आप इसको ऐसे भी बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, जिसको मैंने अभी लिखा है 75 into 2%. These many people were declared to be invalid. ये आपके कैसे वोटर्स हैं? ये आपके इनवैलिड हैं। अच्छा, आगे, दैट मीन्स रिमेनिंग आर गोइंग टू बी वैलिड। रिमेनिंग मतलब 75 का 2% निकाल दिया, कितने बचे? 98%। सो 75 का 98%, दे आर योर वैलिड वोट्स। दे आर योर वैलिड वोट्स। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। Now a candidate got 9261 votes which were 75% of the total valid votes. अब देखिए इसने क्या बोल दिया है, you have this much valid votes, ये आपकी valid votes है। जब आप इस valid vote का 75% निकालोगे, जब आप इस valid votes का, valid votes कितने हैं आपके? 75 into 98 by 100, इसका जब आप 75% निकालोगे बच्चों, तो आपका नंबर जो आएगा वो 9261 आएगा। कहां से मालूम सर आपको, कैसे बोल दिया आपने? It is written in the question. A candidate got 9261 votes. Okay. Then 9261 votes which were 75% of the total valid votes. तो आपके जो total valid votes थे ना, 75 into 95 by 100, ये आपके total valid votes थे। When you find out 75% of this number,
इट इज इक्वेटेड टू 9261। अच्छा, ठीक है, ये सारी कहानी अभी परसेंटेज में ही चल रही है। परसेंटेज का सिंबल बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, अगर मैंने नहीं लगाया तो आप लोग लगा के रखिए। सो दिस इज 9261। वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। आपको यहाँ पर टोटल वोट्स निकालना, तो यहाँ पर आप अगेन 100% ही निकालना चाहोगे। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट ये कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, अगर आप लोगों ने किया तो मुझे जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, अदरवाइज मैं तो ऐसे कर ही रहा हूँ। सो यहाँ पर आपके पास जो नंबर आ जाएगा बच्चों वो हो जाएगा, यहाँ पर मैं 100 कैन आई, हाँ, सो कैन आई कैंसिल इट। 7 25 3s आर 25 4s आर। ठीक है, ये यहाँ पर 3/4 आ गया। कैन आई कैंसिल इट फर्दर, 2 से 49 टाइम, 2 से आई कैन राइट इज एट 50 टाइम, 25 से 3 टाइम, 25 से 2 टाइम। काफी हद तक मैंने इसे कैंसिल कर दिया है। यानी यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड में क्या क्या हो जाएगा, 9261 ऑलरेडी इट इज देयर। ठीक है, ये 4 भी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये 3 डिवीजन में आएगा। ठीक है, देन 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 49 इज गोइंग टू बी इन द डिवीजन, और 3 भी आपका डिवीजन में आएगा। ये आपके किसके इक्वल है, ये 1% के इक्वल है। सर कहाँ से 1% के इक्वल है, देखो सारे नंबर्स को हम इस तरफ लेके आ गए हैं। वी हैव टेकन ऑल द नंबर्स हियर, यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज का साइन बचा है। मतलब परसेंटेज का साइन मतलब कैसे बच गया सर, वी वर टेकिंग 100%, ये सब कुछ परसेंटेज में ही चल रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ओनली, तो इसलिए आपके पास लेफ्ट में यू आर लेफ्ट विथ ओनली 1%। ठीक है, अच्छा, तो ये सारा ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद 1% आएगा। हाँ बच्चों, सो लेट अस कैलकुलेट इट। ये 3 3 आर 9 है, तो 9 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। 9 10 आर 90, 2 6 9 2 आर 18, 8 1 9 9 आर, so 1029 upon 49। यहाँ पर can I cancel it further? Yes, 7 7 आर 7 1 time, 3 2 7 4 time, then 7 7 time, 7 से फिर कैंसिल करूंगा, 7 2 टाइम, 7 1 टाइम। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सो 1% इज 21 इंटू 4 इंटू 2, तो 1% की जो वैल्यू आई है बच्चों वो कितनी आई है, 21 इंटू 2 42, 42 का डबल इज 84, 84 का डबल इज 168, so 168, 161% इज 168। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट बच्चों, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट। आपको 1% की वैल्यू 168 है, आपको 100% निकालना है। यानी यहाँ से आपका जो 100% बचा, मेरे पास जगह कम है, सो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन एज 100%। ठीक है, तो यहाँ पर 1% इज 168, सो दैट इज 100% आपका कितना हो जाएगा, 168,000। This is going to be the value of 100%, 16,800। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका फाइनल आंसर यानी कि हमने इस 100% की जो वैल्यू निकाली है वो आपका कितना है बच्चों, वो आपका 16,800 है। ये आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स है। ठीक है, थोड़ा समय लिया समझाने के लिए फिर से मैंने एक बार, बट अगेन कंसेप्चुअली आपको समझ में आएगा कि पिछले दो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट थे अपने आप में। एक में आपने एक ट्रिक सीखी, यहाँ पर आपने पूरा का पूरा कंसेप्ट सीखा है। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करिए, एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। आई प्रॉमिस यू, यू आर गोइंग टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्किंग यू, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5500 if the total number of males increase by 11% and the total number of females increases by 20%, then the population will become 6330। क्या हो रहा है यहाँ पर भी देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो लगातार तीसरा अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम ले लूं, बट आई प्रॉमिस समझ में पूरा आएगा आपको। सो द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5500। ठीक है, currently the population is 5500, the number of males increases by 11%। So do I know the exactly the number of males in this question? To be honest I don't know। तो फिर हमें क्या पता है, हमें सिर्फ पता है टोटल पॉपुलेशन 5500 है, उसमें से मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, आई डू नॉट नो दिस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सो मेल्स इंक्रीजेस बाय 11%, फीमेल इंक्रीजेस बाय 20%। फीमेल कितनी इंक्रीज हो गई, 20%। सो द टोट देन द पॉपुलेशन विल बिकम 6330। पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 6330 हो गई है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द फीमेल इन द विलेज। कैसे करेंगे देखो,
मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, मे बी इन टेक्स्ट बुक एज वेल देयर आर डिफरेंट मेथड्स आर गिवन, मैं आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली समझाऊंगा कि किसको कैसे करना है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। टिल द टाइम मैं आपके चैट बॉक्स को भी देखते जा रहा हूँ। सो सर कैन यू गिव अ चेकलिस्ट ऑफ फेमस आर्किटेक्ट? Danish, in the study material, I believe you can get that from here. एक बार मुझे वहां से you can cross check that. In case if you don't find that there, do let me know. I will help you out. ठीक है, चलो। So the present population of a village is 5500. So you have present population 5500. This is the total population. That means both male as well as female. You must have understood if I am segregating in male and female, because the question is given in terms of male and female only. So male and female are total in 5500. You can also write this down. If number of males are to be m, or you can consider any of the variables. I'm considering to be m. तो फीमेल आपकी कितनी हो जाएगी भैया? 5500 में से मेल को घटा दो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लेके चल सकते हो। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीजेस बाय 11%, तो यानी कि मेल्स इंक्रीज हो जाते हैं 11% से, so shall I write this down as 11% of m? ठीक है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 11%। सो m इज सम नंबर, दैट इज द नंबर ऑफ मेल्स, इसका 11% निकाल लोगे, सो दिस इज द इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ मेल्स। 11% m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ मेल्स। If I talk about the number of females, so they are increased by 20%. So shall I write this down? If I find out the increment in number of females, I repeat, increment in number of females, तो वो क्या हो जाएगा? 20%। तो यानी कि आप इस नंबर का, दैट इज 55 माइनस m का आप 20% निकालोगे, तो आप इसका 20% निकालोगे। 20% यू ऑल नो दैट इज 20/100। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मुझे आप सभी लोग जानते हैं टाइम कंज्यूमिंग होता है बार बार डिवाइड बाय 100 लिखना, दैट्स व्हाई सिंपली राइट डाउन परसेंटेज। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ी सफाई से लिख देता हूं, 20% ऑफ फीमेल। आप जब इन दोनों को एड अप करोगे, सो यू हैव 11% इंक्रीमेंट इन मेल एंड 20% इंक्रीमेंट इन फीमेल पॉपुलेशन। इक्वल टू में क्या लिखोगे बच्चों? क्या मुझे कमेंट में बता सकते हो क्या इक्वल टू में क्या लिखोगे? द राइट हैंड पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इक्वल टू में कोई मुझे बताएगा क्या लिखोगे? आई हैव अ फ्यू व्यूअर्स विथ मी, क्या मुझे बताओगे इक्वल टू में क्या आएगा? अच्छा मुझे ये बताओ, चलो कितने लोग ये सोचा कि इक्वल टू में 6330 आएगा? कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि इक्वल टू में 6330 आएगा? लॉजिक समझ में आ रहा है कि मेल प्लस फीमेल ही तो कर रहा हूं, तो इक्वल टू में टोटल पॉपुलेशन जो नई पॉपुलेशन है वो 6330 होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक आप लोग ये लगा रहे होंगे। व्हाट इफ आई टेल यू कि 630 नहीं आएगा? अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा? 630 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? द रीजन इज 11% ऑफ m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने आपको क्या बताया था? 11% ऑफ m, देखो दानिश यही सोच रहा है। सो 11% ऑफ m मींस इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ मेल्स, तो ये आपका इंक्रीमेंट है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव इंक्रीमेंट इन मेल्स। 20% इज इंक्रीमेंट इन फीमेल, ये भी इंक्रीमेंट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों इंक्रीमेंट है, तो शैल आई से इन द राइट हैंड साइड एज वेल इट शुड बी इंक्रीमेंट। तो सर 6330 इंक्रीमेंट ही था? नहीं, 6330 वाज द टोटल पॉपुलेशन आफ्टर इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट कितना है? इंक्रीमेंट तो कितना है? 5500 से पॉपुलेशन हो गई है 6330, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दैट, तो इंक्रीमेंट आपका 830 का हुआ है, तो इक्वल टू में 830 आना चाहिए। इक्वल टू में 830 आना चाहिए। आई होप सभी बच्चों को ये लॉजिक क्लियर होगा। दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी इजी, या तो एकदम ही डिफिकल्ट दिखा है, आप सब लोगों को बहुत इजी दिखेगा। और बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे यही गलती करते हैं। ठीक है, हाँ बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। दैट्स व्हाई आई टुक सम टाइम टू एक्सप्लेन यू दिस। ठीक है, सो लेफ्ट की साइड में इंक्रीमेंट है, तो राइट हैंड साइड में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए।
सो 11% ऑफ m प्लस 20% ऑफ दिस इज इक्वल टू 830. अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी बच्चों, इट इज गोइंग टू बी 11% ऑफ m प्लस 20% ऑफ 5500. 20% आप सब लोग इसका निकाल लोगे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर हु हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है, चलिए. सो 20% ऑफ 5500, तो आप चाहो तो फिर रफ में साइड में निकाल सकते हो, बट मैं देखो यहाँ पर भी आपको कैलकुलेशन की एक ट्रिक बताता हूँ. 20% इस नंबर का निकालना है, तो 20% कैसे निकालोगे, आप इसका 10% निकाल लो. 10% कैसे निकालना है सर, जस्ट रिमूव वन जीरो. ऐसे ही होता है ना, हम किसी नंबर का 10% निकालते हैं तो 10 से 100 कैंसिल हो जाता है, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाता है. यहाँ पर भी एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 550. सो 550 इज द 10%. 550 का डबल करो 1100, दैट इज 20%. सर डबल क्यों किया, 10% का डबल इज 20%. सो 550 का डबल इज 1100. सो इट इज गोइंग टू बी 1100. ये आपका 20% है, माइनस 20% ऑफ m. 20% ऑफ m, इट इज 830. ठीक है, तो 11 माइनस 20 इज माइनस 9% of m. It is equal to 830. I'm taking this to the right hand side, minus 1100. इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो माइनस 9% ऑफ m, इट इज गोइंग टू बी, ये कितना हो जाएगा 1727 माइनस 27 0. माइनस एंड माइनस कैंसल आउट, 9 से 270 कैंसल 30 टाइम. तो आप देखिए 9 कैंसिल हो गए तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा, तो 1% ऑफ m, 1% मेल कितने हैं, 30 के बराबर है. मुझे तो पूरे 100% मेल चाहिए, टोटल मेल चाहिए ना. सो यहाँ पर जो 100% मेल हो जाएंगे, 100% मेल हो जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी 3000, 3000. सभी लोग m की वैल्यू को 30 नहीं बोलेंगे बच्चों. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स अगेन दे मेक अ मिस्टेक हियर एज वेल कि m की वैल्यू 30 है. नहीं, वो 1% m की वैल्यू. सर 1% मतलब वट एवर बी द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल, इट्स 1% इज 30. ठीक है, क्योंकि परसेंटेज आपने 9 को कैंसिल किया है विथ 270. द परसेंटेज सिंबल इज स्टिल देयर. परसेंटेज सिंबल मींस डिवाइड बाय 100 इज स्टिल देयर. तो आपने फिर से इसलिए 100 से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया. सो 100% ऑफ मेल, दैट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल इज 3000. क्या आपको ये वैल्यू निकालना है, टू बी स्पेसिफिकली, नहीं. तो फिर क्या निकालना है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ फीमेल. ठीक है, तो प्रीवियस पॉपुलेशन ऑफ जो भी फीमेल है, देखिए 100% मेल है, दैट इज 3000 मेल है अर्लियर, दैट मीन जो फीमेल हो जाएगी, देयरफॉर द फीमेल इज गोइंग टू बी 2500. कहां से निकला सर, आई हैव सबट्रैक्टेड दिस फ्रॉम 5500. 5500 में से 3000 निकाल लीजिए, आपकी फीमेल आ जाएगी. सो दिस इज द प्रीवियस पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, दैट इज 2500. आपको निकालना है प्रेजेंट पॉपुलेशन. तो आप इस 2500 का, आप इस 2500 का 20% बढ़ा दीजिए. 20% बढ़ाने का तरीका अभी हमने सीखा है. 10% निकालो, 2500 का 10% इज गोइंग टू बी 250. 250 का डबल 500. तो आपकी जो फीमेल की पॉपुलेशन है एट प्रेजेंट इज गोइंग टू बी 2500 में फिर 500 और एड अप कर देंगे 3000. दिस इज गोइंग टू बी द प्रीवियस करंट पॉपुलेशन ऑफ फीमेल. सभी को समझ में आ रहा है, बड़े थोड़ा और आगे. चलो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या पूछा इस क्वेश्चन में, मिस्टर जॉन्स गेव 40% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ. तो 40% जो भी उसके उनके पास पैसा था. नाउ अगेन मैं पहले इसको समझाता हूँ क्या मतलब है. ही हैड सम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ विच 40% इज गिवन टू हिज वाइफ. ठीक है, यानी कि अब मिस्टर जॉन्स के पास सिर्फ 60% ही बचा है. किसका 60%, वट एवर ही हैड उसका 60%. He also gave 20% of the remaining amount. Many of the students believe that, many of the students believe that 60% में से 20% माइनस करना है, that is 40%. No, you shouldn't do this. तो सर ऐसे कैसे, क्या मतलब है, कैसे समझ में आएगा मुझे. I am going to understand कि I don't have to do this, I have to do this. Listen and understand the question carefully. Read the keywords. 20% of the remaining amount to each of his three sons, then half of the amount now left. Again,
half of what would have been remaining after donating 20% of the remaining, whatever is he is left with now, he half of the amount now left was spent on miscellaneous items, and the remaining amount of 12,000, again 12,000 was remaining, was deposited in the bank. So how much money did Mr. Jones have initially? चलिए break करते हैं क्वेश्चन को. So 40% of the money. So let us say Mr. Jones had 100%. You can take as x as well. x भी ले सकते हो आप, उसको लेकर सॉल्व कर लो. मैं आपको हमेशा बोलूंगा 100% लेने में कैलकुलेशन में आसानी होती है. दैट्स व्हाई कंसीडर 100% ऑलवेज. So 100% he had money. His money had 100. He had 100%. 40%. So 100 में से 40% हटा दो. 60% he is what remaining. This is what he is remaining with. ये 40% किसको दिया है? ये उसने अपनी वाइफ को दिया है. ये उसकी वाइफ को गया है. So he is remaining with 60%. So 60% of the remaining, that sorry, 20% of the remaining. So he has 60% now left with him. इसका ये 20% हटा देता है. ठीक है, तो इसमें से 20% मत माइनस करिएगा, इसका पहले 20% निकाल लो, कितना होगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 12%. दैट मीन्स नाउ सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम द 60. तो 60 में से ये जो 12% हटेगा 48%. नाउ इज लेफ्ट विथ 48%. नाउ दिस इज द न्यू रिमेनिंग वैल्यू. ठीक है, 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू ईच ऑफ हिज 3 सन्स. ठीक है, तो आपने 20% अपने ये इसके सन्स को दे दिया, ये जो उसके बेटे थे उनको दे दिया. Half of the amount now left, so he is left with 48%. 48 का जो हाफ है, 48 का जो हाफ है दैट इज 24. ये उसने क्या करा, ये उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिए. ये उसने जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिए. अच्छा, नाउ ही हैज डिपॉजिटेड दिस इन बैंक. सो अब उसके पास क्या बच रहा है, 48 में से 24 को और हटा दो. So it is going to be 24 only. Now he is left with 24%. And as per the question, ठीक है, नहीं ये बैंक में नहीं डिपॉजिट किया. आई टेक माई वर्ड्स बैक. ये 24 आपके मिसलेनियस आइटम्स में गए हैं. ठीक है, ये आपके मिसलेनियस आइटम्स में गए. So 24% is spent on miscellaneous items. Now the remaining 24% is deposited in bank. And as per the question, he is depositing 12,000 in the bank. So shall I say this 24% is nothing but 12,000? ये 24% आपका 12,000 के इक्वल है. तो हाउ मच मनी डिड मिस्टर जॉन्स हैव इनिशियली. तो आप यहाँ से 100% निकाल लेंगे क्या, जल्दी बोलिए मुझे. शैल विल यू बी एबल टू फाइंड आउट कि इसका रिमेनिंग क्या हो जाएगा. ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. दिस इज द कंसेप्चुअल मेथड. क्या इसका कोई शॉर्टकट है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ना अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या माइनस करना है, रिमेनिंग क्या मतलब. देखो, तो यहाँ पर उनको कंफ्यूजन होता है. लेट मी टेल यू द शॉर्टकट, बट लेट मी ऑल्सो टेल यू व्हेन टू अप्लाई दिस शॉर्टकट. मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये शॉर्टकट लगेगा, पर क्वेश्चन को थोड़ा एक बार ध्यान से समझ लो. आपको कौन सा कीवर्ड को देखते हुए डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई करना है. ऑफ द रिमेनिंग, अगेन ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट. ठीक है, सो वेन एवर यू आर गिवन दीज टाइप्स ऑफ कीवर्ड, देखो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग एंड ऑफ द रिमेनिंग. आई रिपीट, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग एंड ऑफ द रिमेनिंग. इफ आई से 75% ऑफ द रिमेनिंग, तो वट एवर इज रिमेनिंग उसका 75% आपको लेना. जस्ट लाइक इट हैज हैपेंड इन दिस क्वेश्चन. इट हैज हैपेंड इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई होप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा. डू लेट मी नो इफ इट इज क्लियर टू यू एवरीवन. ऑल द पार्टिसिपेंट्स डू लेट मी नो. ठीक है, क्या बोला गया है, ऑफ द रिमेनिंग, एंड देन दिस कीवर्ड कम्स रिमेनिंग. दिस इज नॉट इन द कीवर्ड इन द क्वेश्चन. इन योर क्वेश्चन यू आर गिवन ऑफ द रिमेनिंग. रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग मीन्स सिंपली सब्ट्रैक्शन. रिमेनिंग मीन्स सिंपली सब्ट्रैक्शन यू हैव टू डू. यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्ट. इन आपको मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन कब करना होता है, व्हेन यू आर गिवन ऑफ द रिमेनिंग. ठीक है,
तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू इट इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू इनटू 100 minus x1 upon 100 into 100 minus x2 upon 100. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट बच्चों, एंड सो ऑन। ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। हालांकि ये भी अगर करो तो ये भी अच्छी मेथड कर सकते हो, बट इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे यूज करते हैं देखो, फाइनल वैल्यू मतलब वट एवर यू आर लेफ्ट विथ नाउ। सो फाइनल वैल्यू इज 12,000, ही इज लेफ्ट विथ 12,000 only. So 12,000 it is equal to initial value. Initial value is unknown. How much money did Mr. Jones have initially? Initially हमको नहीं पता कितना था. Let us say it is to be x. क्या सर यहाँ पर 100% नहीं ले सकते हैं? ले सकते हो, x भी ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका x इतना कैलकुलेशन में पार्ट नहीं लेने वाला है। आपके जो कैलकुलेशन पार्ट लेंगे वो इसके बाद वाले एक्सप्रेशन लेंगे। 100 minus x1 upon 100. So 100 minus 40, x1 is 40 here. So 100 minus 40 is going to be 60. Then आपके पास आएगा it is going to be minus 20. तो 100 minus 20 is going to be 80. 80 upon 100. उसके बाद half of the amount. तो half means 50. So 100 minus 50 upon 50. तो ये 50 हो जाएगा। It is going to be 50 only. Just a moment बच्चों, थोड़ा सा, हाँ, so this is going to be 50. ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास वही वैल्यू आएगी जो यहां से आएगी। आई होप सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा। 50,000 नो स्क्वाड, आई बिलीव दिस आंसर इज राइट। ठीक है, तो बहुत अच्छे बच्चों। सो 50,000 आई बिलीव यू शुड बी गेटिंग। सभी को क्लियर हुआ है? सो दिस इज हाउ यू हैड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन। क्या बोला गया, ये कंपैरेटिवली सिंपल है। पिछले सभी आपने जो 3 क्वेश्चन लगातार दिए हैं, इस पे आपको समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा, मुझे समझाने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन बच्चों। Peter got 30% of the maximum marks in an examination and failed by 10 marks. Peter is scoring 30% of the maximum mark. Whatever is the total marks, maximum marks is total marks. So total marks जितना भी है उसका 10% वो स्कोर कर रहा है, फिर भी वो 10 मार्क्स से पीछे रह गया। समझ में आ रहा है? It also means that if I offer him 10 marks, had I been the teacher of Peter and I would have awarded him 10 marks, he would have passed. सभी को ये लाइन समझ में आई? So Peter is scoring 30% of the maximum marks and he fails by 10 marks. तो आप अगर उसको 10 मार्क्स और ऐड कर दो तो वो पासिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, वो पासिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आई है? आगे क्या बोला गया? However, Paul, who took the same examination and got 40% of the total marks and got 50 marks more than the passing marks. अब अगर मैं पॉल को देखूं तो पॉल इज स्कोरिंग 40% एंड विच हिज 40% ऑफ द मार्क्स आर greater are 15 marks greater than the passing mark. Disclaimer: many of the time students think that 33% is the passing mark and they apply the same logic in this question, in this type of question as well. So my dear people, you don't have to consider, 33% to be the passing mark in such type of question. मतलब पहले से आप ये मानसिकता बना के मत रखिए। This is my humble request from all of you. हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स आपका 35% हो, ठीक है, वो आपका 35% हो सकता है। सो डोंट कंसिडर 33% एज वी सी इन आवर स्कूल, इन आवर कॉलेजेस। यहाँ पर आप 33% को क्राइटेरिया मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। क्या बोला गया, मैं फिर से क्वेश्चन को समराइज करता हूँ, इसको फिर सॉल्व करता हूँ। सो पीटर इज scoring 30% marks, he is still failing by 10 marks. So if I offer him 10 marks, that means he will be in the passing category. On the other hand, if I take
Paul's example, so Paul is also scoring 40% marks, but he is 15 marks ahead of the passing marks. So shall I say, if I subtract 15 marks from the Paul's score, वो भी पासिंग की कैटेगरी में आएगा, सिर्फ पासिंग की कैटेगरी में आएगा. Shall I say? And shall I say these two numbers eventually will become equal? क्योंकि दोनों के पासिंग मार्क्स इक्वल हो गए. Now you have to solve this equation. Now don't think 30% plus 10 is equal to 40%. No. 30% are in percentage, 10 are not in percentage. They are simply numerical value. So let us take all the percentage values on one side and all the other numerical value on the other side. तो ये 30% minus 40% हो जाएगा. 30% minus 40%, it is equal to minus 15 minus 10. तो ये आपका हो जाएगा minus 10%, it is equal to minus 25. माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाता है. 10% 25 के इक्वल है, तो यानी कि यहाँ पर 1% आपका कितना हो जाएगा, 25/10 के इक्वल हो जाएगा. यानी कि आपको 100% निकालना है, तो 100% आपका हो जाएगा 250. दिस इज द टोटल मार्क्स दैट द पेपर वॉज ऑफ. पेपर कितने मार्क्स का था, एग्जाम कितने मार्क्स का था, 250 मार्क्स का. अब आपको क्या निकालना है बच्चों, what were the passing marks in the examination? So no squad, you have to find out passing marks, not passing percentage. आप सभी लोग से मेरा humble request है, read carefully what is the question asking you exactly, passing marks or the passing percentage. The question is asking you passing marks, you are writing passing percentage, 34% is passing percentage. passing marks निकालने हैं आपको. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपका passing marks either you can consider the left hand side or the right hand side, because both can be used to find out the passing marks or the passing percentage. हमें passing marks निकालने, percentage नहीं निकालना है, तो ठीक है, लेकिन passing percentage को भी निकाला जा सकता है. निकालना नहीं है पर निकाल सकते हो. ठीक है, तो 30 पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे आप, 250% का, सॉरी 250 का 30% निकालोगे पहले. तो 30% इज 30/100, यानी कि ये आपके पास हो जाता है 75. ये आपके पास 75 हो जाता है. इस 75 में ये 75 मार्क्स आपके किसने, पीटर ने एक्चुअल में स्कोर किए थे, उसमें 10 मार्क्स और ऐड कर दो, सो ही इज गोइंग टू गेट 85 मार्क्स. सो दिस इज द पासिंग मार्क्स. Had I had to find out the passing percentage, so I would have done 250 upon 85 into 100, and which is what I believe Noob squad must have done, that is 34%. लेकिन आपको ये निकालना था, आपको ये रिपोर्ट करना है आपके आंसर में, ये आपका आंसर है. हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम बच्चों. This question is again interesting. It is easier, but you need to understand the concept behind this question. What has been asked? A man's wage was reduced by 50%, and again the wage was again the reduced wage was increased by 50%. Find his loss in terms of percentage. अच्छा, बहुत सारे बच्चों को तो समझ में नहीं आता कि यार ये लॉस कैसे हो गया. अगर मैंने 50% बढ़ाकर 50% अगर मैंने कम करके 50% अगर बढ़ाया है, तो वो तो वापस से वही वैल्यू आ जानी चाहिए. हमने बचपन से मैथ्स ऐसे ही पढ़ा है. बट बच्चों, यू आर स्टडिंग परसेंटेज, तो परसेंटेज में कुछ एक्सेप्शन होता है. एक्सेप्शन नहीं होता है, यहाँ पर आप जो आइडिया यूज करते हो वो गलत होता है. अरे रिड्यूस करके इंक्रीज तो करना है, सेम तो कर रहा हूँ, आप परसेंटेज का कंसेप्ट को भूल रहे हो शायद यहाँ पर. लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अ मैन्स वेज वाज रिड्यूस्ड बाय 50%. कंसीडर हिज वेज वाज 100 rupees. 100%, 100 rupees. If you want to take x, whatever you wish to find out, ठीक है, but again I'm going to tell you 100 is comfortable to solve. Let us say a man's wage was 100 rupees. It is reduced by 50%, तो यानी कि 50% रिड्यूस होने के बाद उसका जो नया वेज है वो 50 हो जाएगा. समझ में आ रहा है? Again the reduced wage, what is the reduced wage? This is the reduced wage. This is the reduced wage. It is increased by 50%. तो आपने इसको 50% से increase किया है. Understand the logic. You decreased 50% from this number, but you're increasing 50% of this number. Sir, why we are doing so?
Isn't it wrong? No, it is correct. Why is it so? Because the question is saying that man's wage was reduced by 50%. So whatever be his original wage, you are reducing it by 50%. Okay. Again, the reduced wage, this was the reduced wage, it was increased by 50%. अच्छा, so इसको 50% increase करना है, तो 50 का 50% is going to be 25, and you are going to increase by 25. Hence, you are going to get 50 plus 25 to be equal to 75. सभी को समझ में आ गया what I have done? ठीक है, आपका जो इंक्रीमेंट है वो आपका 50 से होकर 75 होगा. बट इफ यू कैलकुलेट ओवरऑल फ्रॉम 100 यू रीच टू 75, तो 100 से 75 आने पर आपको तो लॉस ही हुआ है ना. तो कितने का लॉस हुआ है आप देख रहे हो सर, 25 यूनिट्स का लॉस हुआ है. 25 यूनिट्स का ही लॉस आपका 25% का लॉस हो जाएगा. कैसे? 100 माइनस 75 अपॉन 100, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100. तो ये आपका 25% का ही लॉस हुआ है. अगर आप ये यहां से भी 25% लिख दो तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है. एंड दैट इज व्हाई डेलिबरेटली आई टेक 100 मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आप इस स्टेप को करने से बच जाओगे. समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? द शॉर्टकट टाइम, शॉर्टकट यहां पर ये है बच्चों. whenever you are reduced whenever you reduce something by x% and then increase it by x%, the order may change मतलब you increase by x% first and then you reduce by x%. There is always going to be loss of what percent? आपका जो लॉस हमेशा होगा वो कितने परसेंट का होगा? इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर अपॉन 100. ठीक है, आपको हमेशा लॉस इतने का ही होगा. ये क्या है? ये परसेंटेज है, ये रुपीज या रुपीज वगैरह में नहीं है, रुपीज डॉलर्स में नहीं है, दिस इज एन सिंपली परसेंटेज. तो एक्स इज बेसिकली 50, तो 50 का स्क्वायर अपॉन 100, दिस इज गोइंग टू बी 2500 अपॉन 100, इट इज गोइंग टू बी 25. तो 25% का लॉस हुआ है जो कि हमने यहां से निकाला है. दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला. सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं. दिस इज द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. आप देखो ये जो मैंने यहाँ पर समझाया ये आपको यहाँ पर और अच्छे समझ में आएगा. तो अगर आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा, जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया फॉर एग्जाम्पल, दे मस्ट वॉच द प्रीवियस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, एंड देन ओनली दे शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन. ऐसा नहीं कि ये उनको अभी समझ में नहीं आएगा, ये वाला भी आपको समझ में आ जाएगा. बट आई वुड से दैट यू विल डेवलप अ बेटर आइडिया ऑफ रिडक्शन एंड इंक्रीमेंट. ठीक है, what has been asked in this question? The salary of a person was reduced by 10%. Okay, so a person's salary must be 100. It is reduced by 10%, that means his salary has become 90. ठीक है, this is the initial salary, this is the final salary. It was initially 100, then it is reduced by 10%, it became 90. By what percentage should his reduced salary be increased or raised? यानी कि 90 को कितना increase करूं? I repeat, by what percentage should his reduced salary, which is reduced salary? 90 is the reduced salary. I should be raising it to make it 100. But by what percent should I raising it? Should I raise it by 10%? Because I had reduced by 10%. Should I raise by 10%? आप थोड़ा सोच के देखिए, 10% अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आप 90 का 10% लोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा. 90 का 10% कितना आएगा? 9 आएगा. तो आप 90 में जब 9 ऐड करोगे तो वो 99 बनेगा. बट यू वांट 100. समझ में आ रहा है? इफ यू रिड्यूस बाय 10% एंड इंक्रीज बाय 10%, तो आपको यहाँ पर लॉस ही होगा. मैंने पिछले क्वेश्चन में यही तो समझाया है कि आपको हमेशा ऐसे सिचुएशन में लॉस ही होता है. रिडक्शन बाय x%, इंक्रीमेंट बाय x%, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बियर द लॉस ऑफ व्हाट परसेंट? एक्स स्क्वायर बाय 100%. यहाँ पर भी देखो आपको 1% का लॉस ही हो रहा है. हो सकता है अगर आप सिर्फ 10% ही इंक्रीज करते हो, ठीक है, और वो 1% भी आपका डायरेक्टली यहां से आ सकता है. 10 स्क्वायर अपॉन 100, इट इज गोइंग टू बी 1% ओनली. आपको दिखा है ना, यू आर एबल टू मेक ओनली 99 इंस्टेड ऑफ 100. 1% यू आर लूजिंग. तो आपको वो 1% लूज नहीं करना है, तो सिर्फ क्या करना चाहिए? तो क्या मैं 10% नहीं बढ़ाऊं? क्या 10% नहीं बढ़ाएंगे? या फिर कैसे करेंगे? यू नीड टू अंडरस्टैंड
From 90, you wish to go back to 10 once again. Obviously, you need to increase by 10 units. Listen carefully. You are going to increase by 10 units, not 10% I'm talking about. 10 यूनिट आप इंक्रीज करेंगे, पर आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि यानी कि आप 90 से 100 जा रहे हो तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ऑब्वियसली मतलब 10 यूनिट्स का हुआ है कम। और डिवाइड में कौन आएगा, कितने की आपका बेस कौन है, 90 है, क्योंकि यू आर गोइंग फ्रॉम 90 टू 100। पहले आप 100 से 90 पे आए, एट द टाइम द बेस वाज 100, क्योंकि आपने 100 का 10% निकाला था, यू हैड फाउंड आउट द 10% ऑफ 100 और वो 90 बना। नाउ व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम 90 टू 100, तो योर बेस दिस टाइम इज 90। ठीक है, तो 10 बाय 90 into 100, that is 11.11% is the increment that you should make so as to bring it at par with the original salary। तो अगर आपकी सैलरी 10% कम होती है इस केस में, तो वापस से पुरानी सैलरी पर आने के लिए आपको पुराने नए नंबर को 11% बढ़ाना होगा। समझ में आया सभी लोगों को? आई होप एवरीवन इज विथ मी इन दिस क्वेश्चन। सो 11% इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार मुझे कमेंट में बताओ सभी लोग, आया या नहीं? ठीक है, एंड यू शुड बी वॉचिंग दिस क्वेश्चन वंस अगेन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। चलिए, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैव बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। Due to a reduction of 6.25%, 61 by 4% can be read as 6.25% in the price of sugar, a man is able to buy 1 kg more of 120। बहुत सारे बच्चों को तो ये लाइन ही समझ में नहीं आती है, पर डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको समझाऊंगा क्या मतलब है। लिसन केयरफुली। प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 6 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। अब ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू रिड्यूस प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, its sales increases, its sales increases, and this is what happening in this question, that the price reduction of 6.25% in sugar, as a result a man is able to buy 1 kg more sugar, a man is able to buy 1 kg more sugar। ऑब्वियसली बात है ना, अगर किसी चीज का कमोडिटी, किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा तो उतने ही पैसों में आप चीज को ज्यादा खरीद पाओगे। नहीं आएगा समझ में? एक एग्जांपल से बताता हूं। कंसीडर द प्राइस ऑफ पेट्रोल। इनिशियली पेट्रोल यूज्ड टू बी, लेट अस से, if I say today petrol is 100 rupee a liter, so when I give a note of 100 rupee to the petrol pump, to the person, that person is going to fill 1 liter। Let us say government reduces the price of the petrol someday and say from now onwards the price of petrol is 90 rupees liter। So what will happen? Even if I offer 100 rupees, I'm still offering 100 rupees. Shall I be getting shall I be getting the quantity of petrol in greater quantity? सबको समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज बोली गई कि रिडक्शन अगर आपका किसी चीज में हो रहा है, तो वो जो पर्सन है उसको 1 kg ज्यादा खरीद पा रहा है फॉर 120, यानी कि पहले भी वो 120 में उस प्रोडक्ट को बाय कर रहा था, पर इस बार 120 में वो 1 किलो ज्यादा बाय कर रहा है। फाइंड द ओरिजिनल एंड रिड्यूस्ड रेट ऑफ शुगर। आइडिया यहाँ पर सुनो क्या है। आपका जो प्राइस, आपका जो एक्सपेंडिचर होता है, आपका जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, आपका जो एक्सपेंडिचर होता है बच्चों, वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। सभी को ये लॉजिक पता होना चाहिए कि आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। फॉर एग्जांपल, you are paying 100 rupee a liter for petrol, and if you buy 10 liters of petrol, you are going to pay 1000 rupees। 100 into 10, 1000। Same idea I'm using here। So expenditure is price into consumption। So what has happened? As of now, let us consider the price of sugar to be, कितना का assume करें हम? P assume कर लेते हैं। P ले या कोई एक अच्छा नंबर ले लें, सभी को समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, आप प्राइस को 100 ले लीजिए। ठीक है, आप 100 के अलावा भी कोई नंबर ले सकते हैं, मैं 100 ले रहा हूँ। सो प्राइस में यहाँ पर शुगर के प्राइस को 100 लेता हूँ, और मेरा कंजम्पशन लेट अस से C है, मेरा कंजम्पशन C है।
अब आप ये भी सोचेंगे कि मैंने प्राइस को अज्यूम किया, कंजम्पशन को क्यों नहीं किया? बिकॉज द प्राइस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, but consumption is not given in terms of percentage. That's I'm not considering. That's I'm not assuming consumption. So price is 100, consumption is C. This is this is happening in the first case. But as soon as the price is reduced, तो प्राइस अब जो हो जाएगा, प्राइस आपका वो आपका हो जाएगा 6.25 रुपीज कम, तो आपका जो नया प्राइस हो जाएगा वो 93.75 रुपीज होगा। आपका जो नया प्राइस है दैट इज गोइंग टू बी 93.75, और जो कंजम्पशन हो जाएगा बच्चों वो 1 किलो ज्यादा हो जाएगा, तो कंजम्पशन आपका C+1 हो जाएगा। सभी को मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है? प्राइस वॉज 100, कंजम्पशन वॉज C, प्राइस एक डिक्रीज हो गया 93.75, कंजम्पशन हो गया C+1। आर यू रियलाइजिंग कि एक्सपेंडिचर दोनों केस में सेम है? क्योंकि उसने बोला है ना एक्सपेंडिचर इन बोथ द केसेस इज 120, that means in both the cases the expenditure is equal, so hence you can equate these two value। हो सकता है किसी के मन में एक सवाल आ रहा हो, मैं उसको एड्रेस जरूर करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनिए कि यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक्सपेंडिचर इन बोथ द केसेस आर इक्वल, ये भी आपका एक्सपेंडिचर है, ये भी आपका एक्सपेंडिचर है, हेंस आई एम गोइंग टू इक्वेट दीज। तो आपका यहाँ से हो जाता है 100 इंटू सी, 100 इंटू सी बच्चों, इट इज इक्वल टू 93.75 इंटू C+1। ठीक है, तो यहां से मैं कुछ कैलकुलेशन आसान करने की कोशिश करता हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी, let us multiply this inside, so it is going to be 100C, it is equal to 93.75 times of C plus 93.75, let us take to the left hand side, तो ये 100C में से 93.75C जाएगा, तो आपका 6.25 टाइम्स ऑफ C ही बचेगा। दिस इज इक्वल टू 93.75, यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। तो C की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 93.75 अपॉन 6.25, डेसिमल से डेसिमल यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो 5 से मैं क्या 25 से करता हूँ बच्चों, देखो ठीक है, 25 से कैंसिल करूंगा 25 टाइम, 25 से कैंसिल करूंगा 25, 3 आर 75, 187, 25 7 टाइम, फिर 5 टाइम, 25 से फिर कैंसिल करता हूँ तो इट इज गोइंग टू बी 15 टाइम, तो C इज गोइंग टू बी 15 फ्रॉम हियर। C यहाँ से आपका 15 आ जाएगा, दैट मीन्स initially he was able to consume 15 kg, as soon as the price are reduced he is going to be able to consume 16 kg, that means 1 kg more। बहुत सारे बच्चे अब देखो आपके इस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर आपने यहाँ पर 120 क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो आपको दिया हुआ है, व्हाई डिडंट यू टेक द एक्सपेंडिचर टू बी 120? द रीजन इज 120 was the accurate value as per the question। accurate value मतलब this was not this was on the actual scale, मतलब price was something I was assuming to be 100, it was not necessarily to be 100, that's why I didn't take expenditure on the left hand side। ठीक है, तो आपने देखा कि ये मेरा assumption था 100, C भी assumption था, लॉजिक सही था पर है था assumption, 93.75 भी आपका assumption था। तो आपने देखा कि इसलिए आपने जो assumed वाली जो वैल्यूज है आपने उनको इक्वेट किया सो दैट दे बिकम प्रपोर्शनेट, और वहां से आपने C की वैल्यू को निकाल लिया। सबको लॉजिक समझ में आया? सो C इज गोइंग टू बी 15 हियर, C की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 15 है। आपको लेकिन क्या निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल एंड द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर। देखिए कंजम्पशन आपका C है, जो नया कंजम्पशन है C+1 वो आपका 16 हो जाएगा। आपको तो लेकिन ओरिजिनल और रिड्यूस रेट ऑफ शुगर निकालना, तो रेट निकालना भी अब कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले जो रेट था, पहले जो प्राइस था वो आपका था 120 अपॉन 15। कहाँ से आया सर 120 अपॉन 15? अरे यही वाला फॉर्मूला यूज किया है, प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन। तो प्राइस 120 है, कंजम्पशन आपका, हाँ सॉरी, एक्सपेंडिचर आपका 120, कंजम्पशन आपका 15 है। तो पहले आपका जो रेट था वो 8 रुपये पर केजी था, अब जो रेट हो गया है वो हो गया है 120 अपॉन 60,
16, it is going to be 4 4s are 4 3s are, तो ये 7.5 रुपीज पर केजी ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि कैसे हमने हाउ डिड वी फाइंड आउट द ओरिजिनल एंड रिड्यूस रेट ऑफ शुगर। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि इन क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाटा के लिए। एक बार मेरे साथ आप लोगों ने पढ़ा है, एक बार खुद से करके जरूर देखिएगा टू गेन द कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए लेट अस सी इफ वी हैव एनी अदर क्वेश्चन। सो वो आपका पिछला क्वेश्चन था एंड दैट इज फॉर ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन माय डियर पीपल। I hope you must have understood the today's session, today's question. We had some around 15 to 16 question today, and that was of topmost important when it comes to your NATA examination. Percentage आपका बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक में से एक है आपके NATA examination में. So this is from my side, all the dear people. This is our social media presence that you can see. You are watching us on YouTube. If you haven't, press the subscribe button. Do press it because we are going to bring some more questions, some more practice सेशन फॉर योर नाटा एग्जामिनेशन। आपका कुछ ही दिन में नाटा एग्जाम है, तो हम वहाँ पर आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। वहाँ पर हम फिर डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पर नया है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। इफ यू आर लाइकिंग आवर एफर्ट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो in the description box you are given the free study material. Don't forget to download that. And on Instagram and Telegram we are constantly uploading different ट्रिक टिप्स एंड ट्रिक्स मटेरियल। तो आप वहां जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल बी मीटिंग यू टुमारो वंस अगेन एट द सेम टाइम, दैट इज एट 11:30 मॉर्निंग। सो अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।